प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 8 बेटा वी स्टार्ट विद द 3 पर्टिकुलरली इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट ऑफ द म्यूजिक, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजात। ठीक है बेटा, इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे आपको बेटा 3 इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। ये सब हमारे क्लासिकल और फोक म्यूजिक से रिलेटेड बेटा हमारे ओल्ड मतलब माना जाता है कि हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेटा इनका काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रहा है। अब सितार है, तानपुरा देख सकते हो बेटा, सारंगी देख सकते हो, बराबर। ये तो मतलब काफ़ी मतलब वैसी सारंगी है बेटा, लेकिन सारंगी आपने गाँव में देखा होगा कि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों से भी बेटा सारंगी बनाई जाती थी, और बच्चे खेल खेल में भी बेटा खिलौने के रूप में भी इसको यूज़ करते थे, बराबर। तो सारंगी का एक बहुत हमारे फोक म्यूजिक में सारंगी का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पहले अक्सर आपने कुछ वेंडर्स या हॉकर्स को देखते होंगे बेटा, तो वो भी अपना कुछ खिलौने विलौने जब बेचने आते थे तो इसी तरीके के सारंगी के सुर बजा के बच्चों को इकट्ठा करते थे बेटा। गांव गांव वो घूम घूम के इस तरीके से सामान बेचते थे, अलग अलग तरीके के गाने गाते थे। और क्या है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बच्चों को टॉय जैसा लगता था, खिलौने जैसा भी लगता था, तो बच्चे क्या काफ़ी अट्रैक्ट होते थे इन चीज़ों के पीछे। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की बेटा हमारे म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है बेटा संगीत मकरंद। A music scholar Narad, who had written the Sangeet Makarand in about 900 BC, it described the 19 types of venas and 101 rhythms which are useful even today. अब बेटा ये जो तीनों पर्टिकुलर जो 3 सेक्शंस है ना बेटा टेक्स्ट के, इनमें कई बार ये 2 मार्क्स में आपको शॉर्ट नोट के रूप में या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के रूप में पूरा का पूरा म्यूजिक आर्ट 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आपको पेंटिंग आर्ट, म्यूजिक आर्ट, डांस आर्ट, ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात, ड्रामेटिक आर्ट बेटा, इनमें आपको इन चैप्टर्स में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको A to Z सारी थियरीज लर्न करनी है, तैयार रखनी है। इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आ सकती है। ओके, इवन टर्म्स भी पूछी जा सकती है। कई जगहों पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको टर्म्स के हिसाब से भी क्लियर करना होगा। ओके, तो यहाँ पे पहली बात तो बेटा कि किन्होंने प्रिपेयर किया था, तो हम देख सकते हैं बेटा कि स्कॉलर नारद के थ्रू लिखी गई थी। ये पर्टिकुलर 900 BC यानी 9th सेंचुरी के आसपास बेटा लिखी हुई टेक्स्ट मानी जाती है, जिसमें उन्होंने किस बात का डिस्क्रिप्शन किया है। उन्होंने 19 वीनास यानी वीना के 19 तरीके के अलग तरीके से बेटा के वीना को 19 टाइप्स से बजाया जा सकता है, उसके अलग अलग सुर निकाले जा सकते हैं, और 101 रिदम, और उन्होंने बेटा कम से कम 101 तरीके की रिदम यानी ताल का बेटा एक तरीके से डिस्क्रिप्शन इसमें किया है। आप जब जैसे आज के समय में भी वो जब आप डांस वगैरह करते हो बेटा तो कोरियोग्राफर आता है तो आपकी ताल सेट कराता है, मालूम है ना, वो 1 2 1 2 3 इस तरीके से करके सुर के साथ बेटा ताल, और ताल के साथ फिर लय, यानी कि जो पीछे सॉन्ग बज रहा है वो लय के उसमें कैटेगरी में आ जाता है। तो सुर जो है वो गीत है, लय जो है वो म्यूजिक है, और ताल जो है वो स्टेप्स है, बराबर। तो अक्सर ऐसे कम से कम 101 जो ये ऐसे अपने हाथ से थाप देते हैं, आपने म्यूजिकल्स को देखा होगा, बराबर। तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो इसके काउंटिंग करते बेटा, उस काउंटिंग के साथ साथ ये सेट होती है। आप जब वो म्यूजिक जब गा भी रहे होते हैं ना बेटा, तब भी आपने देखा होगा कि कई लोगों को वो हाथ से थाप देते हैं। तो ऐसे 101 रिदम्स का उन्होंने निर्माण किया था, बराबर। ये इसकी इंपॉर्टेंट हो गई। अब उसके बाद हम आ जाते हैं संगीत रत्नाकर पे। देखो कि द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वाज पंडित सारंगदेव। पर्टिकुलरली संगीत रत्नाकर के राइटर कौन थे बेटा, पंडित सारंगदेव थे। ही लाइव्ड इन द दौलताबाद लाइक अ देवगिरी। ठीक है बेटा, पुराना नाम उनका देवगिरी था, लेकिन बाद में इसको मुगल टाइम पीरियड पे इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया, दौलताबाद बना दिया गया। सो ही वॉज फेमिलियर विद द साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। अब बेटा ये आपको मिडल ऑफ पार्ट है इंडिया का, दौलताबाद देवगिरी, जिसकी वजह से जो पंडित सारंगदेव थे बेटा इनके पास नॉर्थ इंडियन म्यूजिक और साउथ इंडियन म्यूजिक का काफी मतलब नॉलेज बहुत अच्छा था। अब एक पर्सन बेटा इंडिया के सेंटर पार्ट से रहने वाला है, समझ लो कि सेंटर पार्ट से, तो नॉर्थ का भी म्यूजिक उसको काफी नॉलेजेबल है और साउथ का भी, तो दोनों तरीके का म्यूजिक का उनके पास काफी नॉलेज था बेटा, और जिसका कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इस टेक्स्ट के अंदर बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर बताया है। फिर देख सकते हो कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे कंसिडर्ड द संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट एथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक। किसने बेटा संगीत रत्नाकर को म्यूजिक की मोस्ट एथेंटिक बुक कहा था, तो विष्णु, पंडित विष्णु पर्टिकुलर भातखंडे, बराबर, विष्णु नारायण भातखंडे, ये नाम आपको याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है।
ओके, कि किसने कंसीडर किया था संगीत रत्नाकर को एंशिएंट बुक ऑफ म्यूजिक के उससे, तो विष्णु भातखंडे ने किया था। अब देखो कि संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी ए यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की स्पेशलिटी क्या है बेटा, कि संगीत रत्नाकर जो बुक है, जो टेक्स्ट है बेटा, जो पंडित सारंगी देव के थ्रू लिखी गई थी, इसमें उन्होंने बेटा हर तरीके के संगीत का, एक मैंने बोला ना पहले ही आपको मैंने क्लियर कर दिया कि यूनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, कि म्यूजिक क्या है बेटा, सुर क्या है, लय क्या है, ताल क्या है, इनका पर्टिकुलर एक तरीके से जो मिक्सचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनका पर्टिकुलर एक सेटअप कैसा होना चाहिए, वो सारी जानकारी उन्होंने इस बुक में दी थी। इसीलिए मतलब ये बुक जो है म्यूजिक आर्ट में काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये आपके 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट में संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात बहुत बार पूछा गया है बेटा, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर थर्ड वाला यानी कि लास्ट, संगीत परिजात इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक। पंडित अहोबोले हैड रिटन दिस टेक्स्ट इन 1665। पंडित अहोबोले ने बेटा इस टेक्स्ट को पर्टिकुलरली कब, किस टाइम पीरियड पे लिखा था, 1665 में लिखा था। ओके, तो आप ये पर्टिकुलर ईयर ग्राफ भी ध्यान रखेंगे। On northern Hindustani music, he had noted one important characteristic feature of all the ragas, saying that ragas have their own individual identity and characteristic। ठीक है बेटा, उन्होंने लगभग अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बेटा रागास का चयन किया था, और उन्होंने बोला था कि हर राग की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है। He has described the 29 types of tune। इस वजह से उन्होंने लगभग बेटा 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स को रागा के बेस पे डिस्क्राइब किया था। यानी कि लगभग इतने तरीके के जो रागास के बेस पे इतने टाइप ऑफ ट्यून्स को बनाया जा सकता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, टैलेंटेड अमीर खुसरो वॉज वेरी फेमस ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री। ही वॉज नोन एज तृतीय हिंद। अब एक एरा पूरा चेंज हो रहा है बेटा, हम 500-600 साल पहले चले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे बेटा अमीर खुसरो, खुसरो को जो है बेटा तृतीय हिंद माना जाता है बेटा, पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अमीर खुसरो नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। तुती, तुती यानी के पैरोट, बराबर ना, उर्दू में तुती यानी के पैरोट होता है, हिंदी में भी तुती मतलब पैरोट होता है, क्योंकि हिंदी उर्दू बेटा दोनों बहनें हैं, हमेशा साथ साथ चलती हैं। और अमीर खुसरो का बेटा उर्दू और हिंदी दोनों को ही भारत में डेवलप्ड करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि हिंदी से पहले बेटा हम हार्ड संस्कृत को यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे हमने उस भाषा को सरल बनाने के लिए उसका डेवलपमेंट होने लगा बेटा। फिर उसमें क्या है कि जब अरेबिक जो ट्राइबल्स आए वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से इन्वेडर्स आए, रूलर्स आए, एक कल्चर मिक्स हो गया बेटा। तो उर्दू जो है उस वो मतलब आप देखो तो उर्दू जो है बेटा उत्तर प्रदेश में ही डेवलप हुई है, फैजाबाद, लखनऊ, बराबर, फिर ये कानपुर, ये जो पूरा का पूरा सेंटर से लेके ऊपर तक का उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बेटा, ये वही जगह है जहाँ पे उर्दू भाषा का जन्म हुआ, हम ऐसा मान सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू की वजह से हिंदी बनी या हिंदी की वजह से उर्दू बनी। ये एक ही टाइम पीरियड एरा में बेटा यूज की जाने वाली लैंग्वेज थी, और उसी समय दोनों के बोलने की शुरुआत हुई। उर्दू भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के अलावा और किसी देश में ये इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है। इसका जन्म भारत में ही हुआ। इसको अरेबिक पीपल यूज नहीं करते, उनकी अपनी अरेबिक लैंग्वेज अलग है, दूसरे अलग इस्लामिक कंट्रीज में उनकी अपनी लैंग्वेज अलग है। उर्दू जो है वो भारत खंड में ही बनी हुई बेटा, वो भारत की भाषा है, बराबर ना। और उसका हमारे मतलब आप पोएट्रीज में देखो बेटा, राइटर्स में देखो, बहुत सारा मतलब उर्दू में लिखी हुई कुछ शब्द बेटा, कुछ कविताएं जो होती हैं उर्दू की, जो शेरो शायरियाँ होती है बेटा, वो जीवन के मतलब हर तरीके के रंगों को बेटा बहुत ही अच्छे से बताती हैं। जैसे कविताएं होती हैं तो कैसे छोटे से मतलब कुछ 4-5 लाइनों में बेटा पूरा जीवन का सार आ जाता है, ऐसे ही उर्दू में शेरो शायरियों में बेटा, कविताओं में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अक्सर हमको मतलब बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर कर देती है। तो खुसरो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है बेटा। अमीर खुसरो की शॉर्ट नोट आती है, हालांकि अमीर खुसरो के बारे में वापस से चैप्टर नंबर 4 में जब लिटरेचर का पार्ट आएगा बेटा, तो उसमें और भी उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपको चैप्टर 3 और 4 दोनों की ही इन्फॉर्मेशन को एक कलेक्ट करके एक साथ फिर खुसरो की शॉर्ट नोट लिखनी है, तभी प्रॉपरली हो पा जाएगा, क्योंकि 2-3 सेंटेंस इस चैप्टर में है और कुछ 4-5 सेंटेंस उस चैप्टर में है,
इस तरीके से करके खुसरो के बारे में अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको इकट्ठा करके फिर इस शॉर्ट नोट को लिखना है। ओके, तो खुसरो की शॉर्ट नोट कई बार पहले तो बहुत पूछी जाती थी और अभी भी इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बेटा। ओके, तो अब याद ध्यान रखो कि भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15-16 सेंचुरी। ओके, अब खुसरो के बाद वही टाइम पीरियड था 15-16 सेंचुरी के बेटा, 500 साल पहले। आपने स्टैंडर्ड 8 में पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ा था। भक्त चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता बेटा, ये वो टाइम पीरियड था जब भारत में एक तरीके से देखा जाए तो बेटा भजन कीर्तन का वो दौर शुरू हुआ। नरसिंह मेहता, मीराबाई, ये तुलसीदास है, इनके नामों से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे नरसिंह मेहता और मीराबाई ने बेटा कृष्ण भक्ति को भारत में घर घर पहुंचाया। तुलसीदास को देखा किसने, किस तरीके से उन्होंने, कबीर को देखो, चैतन्य महाप्रभु को देखो, इन्होंने राम और कृष्ण की महिमा को बेटा घर घर तक पहुंचाने का काम किया था। तो हम 15-16 एरा को जो है एक तरीके से देखा जाए तो भक्ति संगीत का एरा मान के चल सकते हैं। The disciples of the Swami Haridas, Baiju Bawra, Baijnath, Tansen and Dude Girl Tanariri are considered as the rare jewels of music of 15th century. देखो अब ये सब कुछ खुसरो है, तानसेन है, बैजू बावरा है बेटा। ये तानसेन की जो शिष्या थी, डिजाइपल्स थी, तानारीरी बेटा, जो आगे हमने देखा तानारीरी फेस्टिवल वड़नगर में सेलिब्रेट होता है, क्लासिकल सॉन्ग फेस्टिवल, बराबर ना, म्यूजिक फेस्टिवल। तो तानारीरी जो तानसेन अकबर के 9 जेम्स में थे, सबसे बड़े संगीत विशारद माने जाते थे, उनकी शिष्याएं थी तानारीरी। और ये दोनों ड्यूड गर्ल जो थी बेटा, जो दोनों बहनें थी, ये माना जाता है कि 15 सेंचुरी में बेटा म्यूजिक आर्ट ने इसी वजह से भारत में एक तरीके से भारत में संगीत जो है बेटा वो घर घर पहुंचा था। तो ये पैराग्राफ मोस्ट आईएमपी पैराग्राफ है बेटा, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि डिसाइपल्स ऑफ द स्वामी हरिदास, बैजू बावरा। तो आपको याद रखना है बैजू बावरा किसके डिसेबल थे बेटा, किसके शिष्य थे, तो स्वामी हरिदास के थे। तानसेन की शिष्याएं कौन थी बेटा, तो ड्यूड गर्ल्स तानारीरी थी। ओके, तो आपको ये सारी चीजें, और 15 सेंचुरी में भक्ति संगीत के हमारे इंडिया के कौन कौन से वो स्कॉलर्स थे, तो चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता। तो हम देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ बेटा एक तरीके से इंडिकेट करता है कि 15-16 सेंचुरी का एरा बेटा भारत में एक तरीके से देखा जाए तो संगीत के युग की शुरुआत थी। संगीत तो पहले से ही जुड़ा था बेटा, लेकिन बोलता है ना कि घर घर तक उसका पहुंचना, कि भारत के भजन कीर्तन हर तरीके से उस वे में भी जाना, तो संगीत के प्रति लोगों का वो बढ़ना। वरना क्या है बेटा कि म्यूजिक वगैरह पर्टिकुलरली कुछ फेस्टिवल के टाइम पीरियड पे, कुछ ऐसे टाइम पीरियड पे लोग साल में एक आध बार उसको ध्यान में ले लेते थे। लेकिन ये वो एरा आया बेटा जब लोगों ने संगीत की अपने जीवन में एक तरीके से देखा जाए तो महत्व को समझा। बहुत सारा यूथ या बहुत सारे ग्रुप पीपल, सोसाइटी के लोग बेटा इसकी तरफ डाइवर्ट हुए। पूजा पाठ में भी इसका इम्पोर्टेंट बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि भजन कीर्तन के रूप में भी लोग घंटों अपने घर में 2-2 घंटे सब लोग, आज भी हमारे गुजरात में तो चला ना बेटा, है ना, मैंने बहुत सारी दादी लोगों को देखा है वो अपनी मंडली बना रहती है और हर हफ्ते में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एक दिन इनके घर जाके भजन करना है, एक दिन इनके घर जाके करना है। यानी कि वो अपनी लाइफ में बेटा कहीं ना कहीं देखो कि कितना अच्छा सा मतलब एक वो बना लिया है उन्होंने कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है बेटा। हम चाहें तो कुछ भी मतलब इस तरीके से सेटअप करके कुछ भी ऐसी चीज है बेटा उसको इम्पोर्टेंट महत्व देख सकते हैं। सिर्फ भजन कीर्तन को मंदिरों में ही गाया जाता है ऐसा नहीं बेटा, भजन कीर्तन घर में भी हो सकते हैं, बराबर। अगर जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं या बहुत टाइम लेके नहीं जा पाते हैं, तो अगर महीने 2 महीने में उनके घर पे होता है या साल भर में एक बार भी होता है, तो भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिनका हमारे मतलब लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी को एक तरीके से हमारे अंदर ऊर्जा का वो संचार करता है। तो म्यूजिक की इम्पोर्टेंट कहीं से भी बेटा हमारे जीवन से हम इसको दूर नहीं कर सकते हैं। और आपने तो साइंस में पढ़ा है, सर जगदीश चंद्र बोस ने तो प्रूव कर दिया था कि जो प्लांट होते बेटा उनका उनके ऊपर भी म्यूजिक की बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होती है ना। उन्होंने तो अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करके बता दिया था कि जिन पर्टिकुलर प्लांट और वेजिटेशन को उन्होंने म्यूजिकल फॉर्म के साथ उनके आसपास वो उस तरीके का उन्होंने एटमोसफियर बनाया तो वो बहुत अच्छे से ग्रो अप होते थे, उनकी क्वालिटी बेस्ड बहुत अच्छी बनी। लेकिन जो बाकी थे जिनको उसके साथ उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था उनका क्वालिटी बेस्ड ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने ये प्रूव करके बताया था साइंटिफिक मैनर में कि म्यूजिक का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बहुत ही गुड इफेक्ट होता है। और हम तो बेटा इंसान है, हमको जब भी देखो हम कभी भी बहुत टेंशन में होते हैं या हम बहुत बोर हो रहे होते हैं या हम अकेले होते हैं, हमको देखो
इवन कभी कभी हमको मूवीज वगैरह देखना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम क्या सुनते हैं, हमको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, हमको गीत संगीत इनको सुनना अच्छा लगता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बजाने में विश्वास रखते हैं तो हमको उसको गिटार बजाना अच्छा लगता है, तबला बजाना अच्छा लगता है ना, सितार बजाना अच्छा लगता है। तो 60s 70s के टाइम पीरियड में तो बेटा बेटा थोड़े जो मिडिल क्लास फैमिली में रिच लोग होते थे उनके घर में पियानो है, सितार है, वीणा है बेटा, इनका चलन बहुत बढ़ गया था। उस समय के मूवीज और सीरियल में भी आपको ये चीजें दिखाई दी होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम समझ सकते बेटा कि म्यूजिक आर्ट का इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में बहुत है। हमको टेंशन फ्री रखता है, हमको खुश रखता है, ठीक है, और हमारे आस पास एक तरीके से प्लेजरमेंट को वो डेवलप करता है। तो अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डांस आर्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। थैंक यू।